हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एवन एकेडमी में। कैसा रहा आपका पहला क्लास? कमेंट नहीं करते यार आप सभी, बहुत बड़े बदमाश हो गए। कमेंट करके कम से कम बताया करो कि क्लास करने में कैसा लगा। है कि नहीं? मुंशी जी को बहुत बढ़िया लगा, आपको कैसा लगा बोलोगे तब तो मुझे पता चलेगा, है कि नहीं? चलिए, कल यानी येस्टरडे के क्लास में डे 1 में हम सभी लगभग 10 क्वेश्चन किए, जिसमें हम लोग पार्ट 1 नाम दिए। आज है पार्ट 2, जिसमें हम लोग 11 से 20 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं बोर्ड की तरफ, है कि नहीं? कल कितना क्वेश्चन किए थे? 10 क्वेश्चन। आज फिर से हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा। तो आपका जोश है या नहीं है? नहीं है यार, आपके अंदर जोश ही नहीं है। अगर पढ़ोगे तब तो। चलो थोड़ा सा एनर्जी लाओ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है कि मॉर्गन थाउ के यथार्थवाद से संबंधित किन्हीं दो सिद्धांतों का नाम बताइए। किन्हीं दो सिद्धांतों का नाम बताना है, यानी मॉर्गन थाउ के अनुसार यथार्थवाद से संबंधित किन्हीं दो सिद्धांत का नाम बताना है। तो देखिए, पहला सिद्धांत ये हो जाएगा वस्तुनिष्ठ कानून द्वारा राजनीतिक सरकार। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? गतिशील प्राकृतिक और राष्ट्रीय हित के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि यथार्थवाद के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी टू क्वालिटीज ऑफ रियलिज्म। यथार्थवाद वास्तविकता का सच्चा प्रतिनिधित्व है। आप सभी को पता है कि रियलिज्म जो होता है ये सच्चाई का प्रतिनिधित्व है। और दूसरा बोल सकते हैं इसका ध्यान सामान्य लोगों के जीवन को चित्रित करने पर भी है। रियलिज्म का मतलब रियलिटी, बार बार हम सभी जान रहे हैं ना बच्चों कि सच्चाई होता है। देख सकते हैं यथार्थवाद वास्तविकता का सच्चा प्रतिनिधित्व है और इसका ध्यान सामान्य लोगों के जीवन को चित्रित करने पर है। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन पूछा गया है कि यथार्थवाद के किन्हीं दो अवगुणों का उल्लेख कीजिए। देखिए, जब किसी का हम लोग मेरिट पढ़ते हैं तो उसका डिमेरिट भी तो होता है। जब किसी इंसान में अच्छाई होती है तो उसमें बुराई भी तो होती है ना। होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो देख सकते हैं कि दो बुराई बोला गया, लेकिन हम लोग 3 करते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा चलना चाहिए कभी कभी। बच्चों को 2 ना समझ में आए तो 3 आ जाए। देख सकते हैं नंबर 1 नैतिकता का अपेक्षा। दूसरा देख सकते हैं मानव स्वभाव का दृष्टिकोण। तीसरा गैर राज्य अभिनयों का काम आकलन करना। यह है 3 अवगुण। नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है प्यारे बच्चों कि आदर्शवाद होता क्या है? व्हाट इज आइडियलिस्ट? व्हाट इज आइडियलिज्म? तो देख सकते हैं बच्चों इसका आंसर कि आदर्शवाद वो दर्शन है जिसमें विचार, नैतिक मूल्य, आदर्शों को वास्तविकता से अधिक महत्व दिया जाता है। बोला गया है कि आदर्शवाद एक ऐसा फिलोसफी है जिसमें विचार, नैतिक मूल्य, आदर्शों को वास्तविकता यानी रियलिज्म से ज्यादा महत्व दिया गया है। किसे? आइडियलिज्म को। इसके अनुसार वास्तविकता का मूल आधार मन या चेतना होता है। अब आइडियलिज्म यानी आदर्श, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम करेंगे। जैसा जिसके बारे में हम सोचेंगे उसके जैसा बनना है तो उसके जैसा बन पाएंगे, है कि नहीं? तो वही है विचार, मन या चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है प्यारे बच्चों, वुड्रो विल्सन ने आदर्शवाद की परिभाषा किस रूप में दी है? हाउ डिड वुड्रो विल्सन डिफाइन आइडियलिज्म? देख सकते हैं वुड्रो विल्सन ने आदर्शवाद को अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मूल्य और न्याय पर आधारित नीति के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा या उनका कहना था विश्व में शांति केवल नैतिक सिद्धांत और आदर्शों पर ही आधारित हो सकती है। यानी कि उनका सिंपल सी भाषा में कहना था कि जो वर्ल्ड है ना या विश्व है वो किस पे? देखिए, विश्व में शांति केवल नैतिक सिद्धांत और आदर्शों पर ही निर्भर करती है। अगर नैतिक सिद्धांत नहीं होंगे और आदर्शों नहीं होंगे तो आइडियलिज्म भी नहीं होगा। और जब आइडियलिज्म नहीं होंगे एक देश दूसरे देश से संबंध नहीं बना पाएगा। पता है कि नहीं है? बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आदर्शवाद का समर्थन करने वाले विद्वान का नाम बताइए। नेम द स्कॉलर हु सपोर्टेड आइडियलिज्म। आइडियलिज्म को कौन कौन से विद्वान सपोर्ट करते थे जिन्हें स्कॉलर कहा जाता है? देख सकते हैं प्लेटो, कांट, हेगल, वुड्रो विल्सन एंड ग्रीन जैसे विद्वान ने ये सभी क्या किए? आदर्शवाद का समर्थन किए, यानी आइडियलिज्म को सपोर्ट किया। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ना बच्चे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके बुक से ही है। एक भी क्वेश्चन आपके बुक से बाहर नहीं है।
और अक्सर एग्जाम में भी बुक से बाहर यानी आउट ऑफ सिलेबस का भी क्वेश्चन पूछता नहीं। आप जैसे बच्चों का मतलब जो बच्चे पढ़ते नहीं है, अक्सर वही बच्चे बोलते सर पता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया था। ऐसा होता है क्या बच्चों, बता दो तो। नहीं होता है ना। क्वेश्चन नंबर 17, आदर्शवादी सिद्धांत किसकी उपज है? आदर्शवादी सिद्धांत किसकी उपज है? हुज प्रोडक्ट इज द आइडियलिस्टिक थ्योरी। देख सकते हैं बच्चों, आदर्शवादी सिद्धांत मुख्य प्लेटो की उपज है। यानी आइडियलिज्म के बारे में बताने वाले विद्वान कौन थे? प्लेटो थे। तो प्लेटो का क्या कहना था? उन्होंने विचारों को ही वास्तविकता का आधार माना है। जो लोगों का विचार होता है ना, वही उसका रियलिज्म बताए हैं। बाद में हेगेल और कांट ने इसे विकसित किया। यानी प्लेटो ने सिर्फ इसके आइडियलिस्टिक के बारे में बताया और इसके बारे में आगे विकसित करने वाले कौन है? हेगेल और कौन है? कांट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आदर्शवादी सिद्धांत के किन्हीं दो मुख्य तत्वों का नाम बताइए। नेम एनी टू मेन एलिमेंट्स ऑफ आइडियलिस्टिक थ्योरी। तो देख सकते हैं बच्चों, नैतिकता और न्याय के बल पर देना। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आदर्श और मूल्यों का महत्व। नंबर 1, एम्फेसिस ऑन मोरालिटी एंड जस्टिस। नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियल्स एंड वैल्यू इन इंटरनेशनल रिलेशन। देख सकते हैं बच्चों, 19 नंबर क्वेश्चन, विश्व में शांति की स्थापना करने में आदर्शवाद की भूमिका क्या थी? व्हाट वाज द रोल ऑफ आइडियलिज्म इन स्टेबलाइजिंग पीस इन द वर्ल्ड। यानी विश्व की शांति की स्थापना करने के लिए आदर्शवाद ने क्या भूमिका निभाई? तो आदर्शवाद ने विश्व की शांति के लिए नैतिक सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सहयोग पर बल दिया। यानी आदर्शवाद का मानना यह था, आइडियलिज्म का ये मानना यह था कि विश्व को शांति, यानी एक देश जब दूसरे देश से मिलता है, जब संबंध बनाता है, तो भाई वो भी चाहता है कि हम किसी से युद्ध ना करें, ये भी चाहता है हम किसी से युद्ध ना करें। तो वर्ल्ड पीस यानी विश्व शांति बनाने के लिए नैतिकता का सिद्धांत होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून होना चाहिए और सहयोग पे बल दिया, यानी एक दूसरे के मदद में, जिसकी वजह से आइडियलिज्म आगे विकसित हुआ। इसका उद्देश्य युद्धों को समाप्त कर स्थायी शांति स्थापना करना था। अब देखिए, आइडियलिज्म बोलते हैं ना कि आप बलवान नहीं बनेंगे, लेकिन अगर सोच लीजिएगा तो जरूर बलवान बनेगा। कहते हैं ना बच्चों कि एक दिन में कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। लेकिन जब आप सोचोगे तब तो, मानोगे तब तो, करोगे तब तो। करना पड़ता है कि नहीं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है। खोना पड़ता है क्या मुंशी जी? नहीं। देखिए, मुंशी जी को अच्छे से पता है, मोटिवेशन पर्सन है। मुंशी जी पता क्या कहते हैं? कहते हैं ना, सर कुछ पाने के लिए ना कुछ गंवाना भी नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए ना थोड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना रहता है। तैयार है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन, पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रों के बीच समानता को स्थापित करने में आदर्शवाद की भूमिका का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ आइडियलिज्म इन एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी अमॉन्ग नेशन। देख सकते हैं बच्चों, आदर्शवाद ने सभी राष्ट्रों को समान अधिकार और अवसर देने की वकालत की। इसके अनुसार कोई भी राष्ट्र दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, सभी को समान सम्मान मिलना चाहिए। यानी क्वेश्चन जितना इंटरेस्टिंग है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर भी उतना मजेदार है। क्वेश्चन ही पूछा गया, राष्ट्रों के बीच समानता को स्थापित करने में आदर्शवाद की क्या भूमिका है। ठीक है, यानी राष्ट्रों के बीच, एक राज्य दूसरे राज्य के या एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में जो स्थापना हुई ना, तो उनकी जो भूमिका आदर्शवाद ने निभाई है ना, बिल्कुल इक्वलिटी निभाई है। ये नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं साफ तौर पे आंसर में लिखा हुआ है, राष्ट्र आदर्शवाद ने सभी राष्ट्रों को समान अधिकार दिया है, यानी इक्वल राइट्स दी है, और साथ ही साथ अवसर भी इक्वल देने की वकालत की है। इसके अनुसार कोई भी राष्ट्र दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, सभी इक्वल है, सभी को जो सम्मान मिलता है, यानी एक जैसा रेस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम सभी मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी पार्ट 3 में। अभी के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, घर पे अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।